हाँ जी बच्चों, तो अपन इसका मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि शेप ऑफ ट्राइसिलाइल एमीन, शेप ऑफ ट्राइसिलाइल एमीन NSiH3 whole thrice is trigonal planar while shape of trimethylamine amine is pyramidal. Why? ठीक है। सिमिलरली इसी क्वेश्चन को इसे ऐसे ही पूछा जा सकता है, ट्राई मिथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन ट्राइसिलाइल एमीन। वाई? ठीक है। अब इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर है, इसका रीज़न बिल्कुल सिंपल है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। अब बैक बॉन्डिंग की वजह से होता क्या है अपन देखते हैं। अच्छा, जिसको लुईस बेस नहीं पता, लुईस बेस टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है वो लुईस बेसिक, ठीक है, वो लुईस बेसिक स्ट्रेंथ होती है। अब आप देखो ट्राइसिलाइल अमीन में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में चला गया। अब सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में चला गया तो इसका मतलब अब नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। sp2 हो गया तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। जबकि ट्राई मिथाइल अमीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है पर मिथाइल ग्रुप के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में नहीं जा पा रहा। अगर ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में नहीं जा पा रहा तो इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो इसे अपन हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर करेंगे। जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेता है उसे हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर नहीं करते हैं, पर इसे तो कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 की ज्योमेट्री इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, पर शेप में अपन लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते हैं, तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, पिरामिडल। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से ट्राइसिलाइल अमीन तो हो जाता है ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2। लेकिन ट्राई मिथाइल अमीन में बैक बॉन्डिंग नहीं होती, तो वहाँ नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन रहता है sp3 और उसकी शेप हो जाती है पिरामिडल। पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये है। अब सेकंड, लोन पेयर जो ज़्यादा डोनेट कर पाएगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब ट्राइसिलाइल अमीन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो तो सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में चला गया। बाहर लोन पेयर डोनेट करने के लिए लोन पेयर है ही नहीं इसके पास, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर उसके वैकेंट ऑर्बिटल में चला गया, वो तो उसी कंपाउंड में बिजी है, तो बाहर वाले को इजीली डोनेट नहीं किया जा सकता। जबकि ट्राई मिथाइल अमीन में क्या होता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज है, मतलब वो कहीं कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। तो बाहर डोनेट करने के लिए किसका लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल है, ट्राई मिथाइल अमीन का। दैट्स वाई ट्राई मिथाइल अमीन इज मोर बेसिक। सिंपल है। चल, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं अगला, इसी में अगला पॉइंट। एक क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट।
बैक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। किसमें बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है? तो सबसे पहला BF3 मॉलिक्यूल। बस बैक बॉन्डिंग में तो इतना सा देखना है, अगल में लोन पेयर होना चाहिए, बगल में वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो यहाँ फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी। सेकंड BF4 नेगेटिव। अब यहाँ बोरोन हो गया, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, और दिस इज F नेगेटिव। F नेगेटिव ने अपना लोन पेयर बोरोन को दे रखा है। अब यहाँ चारों फ्लोरीन के पास में लोन पेयर तो है, लेकिन एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल किसी के पास नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। थर्ड ट्राइसिलाइलामीन। अब यहाँ आ जाएगा SiH3, SiH3, SiH3। यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इजीली सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा। तो ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। नेक्स्ट अगला आ जाएगा फोर्थ NF3। अब NF3 कैसा हो जाएगा, नाइट्रोजन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, पर वैकेंट ऑर्बिटल किसी के पास नहीं है। तो देना सब चाहते हैं, लेना कोई नहीं चाहता। बैक बॉन्डिंग कब होती है, जब अगल में देने वाले के पास लोन पेयर हो, बगल में लेने वाले के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, दैट्स वाई ये शो नहीं करेगा। नेक्स्ट AlCl3, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। अब यहाँ क्लोरीन के पास लोन पेयर है, एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग हो जानी चाहिए। बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बैक बॉन्डिंग में एक एटम लोन पेयर डोनेट करता है, दूसरा जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ लोन पेयर भी है, वैकेंट ऑर्बिटल भी है, फिर भी बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही। अब ये यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, सेकंड बॉन्ड बनता है वो, ठीक है। और सेकंड बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एक एटम के पास एक एटम सेकंड पीरियड का होना चाहिए और दूसरा एटम सेकंड या थर्ड पीरियड का होना चाहिए, तब जाके इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग हो पाएगी और तब जाके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाएगा। तो यहाँ दोनों ही थर्ड पीरियड के हैं। थर्ड पीरियड वालों में अगर बैक बॉन्डिंग होती है तो वो सिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाती, ठीक है। तो वहाँ पर पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ ही बहुत वीक रहती है, तो यहाँ नहीं होगा लोन, ठीक है। तो यहाँ जो बैक बॉन्डिंग होगी थर्ड पीरियड वालों में ये इफेक्टिव नहीं होगी, दैट्स वाई AlCl3 बैक बॉन्डिंग शो नहीं करता है। आपको बैक बॉन्डिंग की कंडीशन पता है ना भाई। बैक बॉन्डिंग क्या होता है, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक एटम सेकंड पीरियड का, एक एटम थर्ड पीरियड का होना चाहिए, या तो दोनों सेकंड के हो या एक सेकंड का, दूसरा मैक्सिमम थर्ड का हो सकता है। नेक्स्ट अगला है मिथेनॉल, CH3OH। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, किसी के पास भी एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये शो नहीं कर सकता, सिंपल है। सेवंथ OSiH3 होल ट्वाइस, यानी ऑक्सीजन, SiH3, यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, सिलिकॉन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। अब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल्स में, तो अगल में देने वाले के पास लोन पेयर, बगल में एक्सेप्ट करने वाले के पास वैकेंट ऑर्बिटल। ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का, तो पाई बॉन्ड सेकंड और थर्ड में बन रहा है, वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, सिंपल है। हाँ जी, चलो अभी क्वेश्चन आता है। अमंग OCH3 होल ट्वाइस, OSiH3
whole twice, which is more basic. यहाँ दोनों में ज़्यादा बेसिक कौन है? तो दोनों में बेसिक, ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ होती है लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी। बेसिक स्ट्रेंथ होती है लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, ठीक है, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी। अब अपन चेक करते हैं कि OCH3, ठीक है, और लोन पेयर किसको देने हैं? घर की घर में नहीं, विद इन द मॉलिक्यूल नहीं, बाहर वाले को लोन पेयर देने, ठीक है। तो लोन पेयर आउटसाइड देने अपन को, आउटसाइड। तो यहाँ OCH3, OCH3, OSiH3, OSiH3, यहाँ लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर। अब आप देखो, यहाँ देने के लिए लोन पेयर है, लेकिन लेने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है CH3 के पास, यानी यहाँ लोन पेयर CH3 को डोनेट नहीं किए जा सकेंगे। यानी डाईमिथाइल ईथर जो होता है उसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, जबकि डाईसेलाइल ईथर में ऑक्सीजन अपना लोन पेयर सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है। अब सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है तो इसके पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम रहती है बाहर डोनेट करने के लिए, ठीक है। तो बाहर डोनेट करने के लिए अगर अवेलेबिलिटी कम है तो बाहर डोनेट कम कर पाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम। एक बात को ध्यान रखो, अगर किसी एटम पर 2 लोन पेयर हैं तो उनमें से एक ही लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जाएगा, दूसरा लोन पेयर लोकलाइज रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, इसके पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम है क्योंकि बैक बॉन्डिंग से लोन पेयर बिजी हो रहा है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन, तो यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग in OSiS3 whole twice, less availability of lone pair at oxygen atom, and hence its lone pair donating capacity decreases, basic strength decreases, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, तो चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन है, कंपेयर BF बॉन्ड लेंथ, कंपेयर BF bond length in BF3 and BF4 minus। ठीक है, तो चलो ये मेरे पास रहा BF3, यहाँ फ्लोरीन पे लोन पेयर है, बोरोन पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वैकेंट ऑर्बिटल, तो यहाँ क्या हो जाएगी? बैक बॉन्डिंग अकर्स, बैक बॉन्डिंग अकर्स,
BF4 माइनस, यहाँ हम बोरोन पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो नो बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्डिंग। अगर यहाँ बॉन्ड ऑर्डर देखा जाए तो यहाँ बी और एफ के बीच में एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जो तीनों बी एफ में से किसी के भी बीच हो सकता है। इसका मतलब एक पाई बॉन्ड कभी इधर की तरफ, कभी एक बी एफ में होगा, कभी दूसरे बी एफ में, कभी तीसरे बी एफ में। तो एक पाई बॉन्ड 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ आइडेंटिकल, यहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, मतलब तीनों में से कोई सा भी फ्लोरीन डोनेट कर दे, सेम ही पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसके लिए अपन बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला होता है 1 + पाई बाई सिग्मा। पाई कितना बन रहा है 1, सिग्मा कितना है 3, तो ये आ जाएगा 1.33। तो ये मेरे पास क्या है, बी एफ बॉन्ड ऑर्डर है। यहाँ अगर बी एफ बॉन्ड ऑर्डर की बात करी जाए तो किसी भी बोरोन और फ्लोरीन के बीच में, किसी भी बोरोन और फ्लोरीन के बीच में एक ही बॉन्ड है। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1। और जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होता है, उसका उल्टा। तो बॉन्ड ऑर्डर BF3 में ज़्यादा है, BF4 माइनस में कम है। तो बॉन्ड लेंथ BF3 में कम होगी, BF4 माइनस में ज़्यादा होगी। बिल्कुल सिंपल। चलें, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ CHF3 एंड CHCl3। इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, ठीक है। तो अगर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो अपन एक काम कर लेते हैं, जैसे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। HA अगर कोई एसिड है, ये ब्रेक होगा तो ये H+ बनाएगा और A- बनाएगा। ये है क्या मेरे पास एसिड, और A- क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस। तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। हाँ जी। तो अब यहाँ मेरे पास क्या है, एक तो CHF3 है, तो यहाँ से मेरे पास CF3- बनेगा और बनेगा H+। ये क्या है इसका, ये एसिड है, तो ये इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास CHCl3 है, तो CCl3- और क्या देगा H+। तो ये एसिड है और ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। अब मुझे केवल ये कंपेयर करना है कि CF3- और CCl3- इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो ये रहा CF, F, F, और यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर। और यहाँ CCl3, तो क्लोरीन CCl, Cl, Cl, और यहाँ नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर। अब नेगेटिव चार्ज देखो, यहाँ CF3 में कार्बन पे लोन पेयर है, लेकिन फ्लोरीन पे लोन पेयर, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। फ्लोरीन पे भी लोन पेयर है, तो लोन पेयर दोनों के पास है, तो देना दोनों चाहते हैं पर लेना कोई नहीं चाहता, क्योंकि किसी पे भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो नो बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्डिंग। यहाँ कार्बन पे क्या है, लोन पेयर। कार्बन अपना लोन पेयर तीनों क्लोरीन में से किसी के भी वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग अकर्स ड्यू टू बैक बॉन्डिंग
ड्यू टू बैक बॉन्डिंग यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ कार्बन पर, ठीक है, तो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा, कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है, कार्बन ने अपना नेगेटिव चार्ज यानी लोन पेयर वो क्लोरीन के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर दिया। तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग नेगेटिव चार्ज becomes delocalized and stable, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज अपना, यहाँ कार्बन अपना लोन पेयर क्लोरीन के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा तो इसका नेगेटिव चार्ज डिस्पर्ज हो जाएगा, फैल जाएगा। नेगेटिव चार्ज अगर फैल जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो CCl3 माइनस जो होता है वो बैक बॉन्डिंग की वजह से ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। चार्ज देखो, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो जितने बड़े साइज के एटम पर होता है उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ कार्बन अपना नेगेटिव चार्ज यानी लोन पेयर डोनेट कर देगा क्लोरीन को और Cl पर नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होगा। आपने वैसे भी सुना होगा मोर En पर नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होता है। चलो, तो यहाँ ड्यू टू बैक बॉन्डिंग CCl3 माइनस में नेगेटिव की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो सिंपल, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा, CHF3 ये कम एसिडिक होगा, CHCl3 ये ज़्यादा एसिडिक होगा। अपन पहले ऐसे भी कर सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, तो CF3 माइनस और CCl3 माइनस में CCl3 माइनस ज़्यादा स्टेबल है ना, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। चलो, तो ये अपन ने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखा इन दोनों के बीच में। हाँ जी, ये अपन बैक बॉन्डिंग डिस्कस कर रहे थे। इसी के बाद में इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज ब्रिज बॉन्डिंग। अगली हेडिंग लिखो, ब्रिज बॉन्डिंग। ठीक है, जहाँ बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो वहाँ ब्रिज बॉन्डिंग के थ्रू जनरली सेंट्रल एटम खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है। अब बैक बॉन्डिंग कहाँ पॉसिबल नहीं होती है, बैक बॉन्डिंग में क्या बनता है, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एक एटम सेकंड पीरियड का होना चाहिए, दूसरा सेकंड या थर्ड का होना चाहिए। अब अगर मान लो दोनों थर्ड के हों तो वहाँ बैक बॉन्डिंग तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फिर वहाँ ब्रिज बॉन्डिंग के थ्रू सेंट्रल एटम खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ओवरकम करने की कोशिश करता है। तो अपन समझते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ अ कंपाउंड is not overcome by back bonding, then bridge bonding occurs. ब्रिज बॉन्डिंग अकर्स, ठीक है, ब्रिज बॉन्डिंग अकर्स। अब ब्रिज बॉन्डिंग जो होती है दो टाइप की होती है। ब्रिज बॉन्डिंग जो होती है ब्रिज बॉन्डिंग दो तरह की होती है। एक तो होता है बाई डाइमराइजेशन
और एक होता है बाई पॉलीमराइजेशन। डाइमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन, ठीक है। चलें, सबसे पहले अपन बात करते हैं डाइमर के बारे में। तो टाइप ऑफ डाइमर, अब डाइमराइजेशन जो होता है ये खुद दो तरह से होता है। एक तो होता है बाई बनाना बॉन्डिंग, ठीक है, या इसे क्या बोलते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। एक होता है बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। अभी मैं इनके एग्जांपल लेता हूँ, फिर इन एग्जांपल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे B2H6 हो गया, B2H6, BeH2 होल ट्वाइस, BeH2 होल N, Al2CH3 होल 6। अगर इधर बात करी जाए, BeCl2 होल ट्वाइस, BeCl2 होल N, AlCl3 होल ट्वाइस, ठीक है। इस तरह से अपन इनको अब एक एक करके एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहला 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और बनाना बॉन्ड। थ्री सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और बनाना बॉन्ड, ठीक है। जनरली BH3 जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो खुद के डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो BH3 खुद का डाइमर बना लेता है और कन्वर्ट हो जाता है B2H6 में। और अपन इस B2H6 को क्लासिफाई करते हैं, ये बोरोन, ये पहला हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन। ये तो फर्स्ट BH3 हो गया। अब दिस हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सेकंड BH3 हो गया। अब ये दोनों BH3 आपस में कंबाइन कैसे होंगे? दोनों BH3 आपस में कंबाइन कैसे होंगे? देखो, यहाँ बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल तो है, वैकेंट ऑर्बिटल तो है, लेकिन हाइड्रोजन के पास देने के लिए लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं है तो यहाँ ब्रिज बॉन्डिंग तो भूल ही जाओ, बैक बॉन्डिंग तो भूल ही जाओ। बैक बॉन्डिंग में तो क्या होता है, एक एटम के पास देने के लिए लोन पेयर होता है, दूसरे एटम के पास लेने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ लोन पेयर नहीं है। अब यहाँ क्या होगा, ये जो BH बॉन्ड है, ये BH बॉन्ड, ये कभी इन दोनों के बीच एग्जिस्ट करेगा तो कभी इन दोनों के बीच एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली ये जो BH बॉन्ड है, कभी इन दोनों के बीच एग्जिस्ट करेगा तो कभी इन दोनों के बीच एग्जिस्ट करेगा। यानी ये BH बॉन्ड भी यहाँ इन दोनों BH बॉन्ड के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, और ये ऊपर वाला BH बॉन्ड भी दोनों BH बॉन्ड के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। तो अगर अपन यहाँ इलेक्ट्रॉन काउंट करें और टोटल सेंटर काउंट करें, और यहाँ एटम काउंट करें, और टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें, आप देखो इस ऊपर वाले के अंदर एटम कितने हैं? 2 बोरोन 1 हाइड्रोजन। अब 2 बोरोन 1 हाइड्रोजन, तो एटम तो हो गए 3, इसका मतलब 3 सेंटर। लेकिन इन 3 सेंटर के बीच में बॉन्ड तो परफेक्ट केवल एक ही है, एक ही तो BH बॉन्ड है, वही कभी इधर कभी इधर। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। हाँ जी।
ये ऊपर वाला भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, और अगर मैं इस नीचे वाले को कंसिडर करूँ तो ये भी तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। नीचे की तरफ भी तो 3 सेंटर हैं, 2 बोरोन 1 हाइड्रोजन, और बॉन्ड तो केवल एक ही है वहाँ पर। एक बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन तो केवल 2 ही है वहाँ पर। तो अगेन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरे पास में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। अगर मैं इस ये जो कॉर्नर वाले BH बॉन्ड है, अगर इनको कंसिडर करूँ तो ये तो कहीं नहीं जा रहे, ये तो इन्हीं दोनों के बीच में फिक्स है। तो 2 सेंटर हो गया और एक बॉन्ड है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी प्रेजेंट है, और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर, 4 हैं। आगे बात समझ। अब ये कंपाउंड कैसा है, बोरोन का ऑक्टेट पहले भी इनकम्प्लीट था, बोरोन का ऑक्टेट अभी भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कहीं से आए ही नहीं बोरोन के पास। बस वही एक सिंगल बॉन्ड, कभी इस साइड में लेफ्ट में, कभी राइट में, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। चलो, यहाँ बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन, ठीक है। ये बोरोन ने कैसे भी करके 4 सिग्मा तो बनाए रखे हैं, पार्शियली सही, लेकिन 4 सिग्मा बना रखे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, और हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री इसकी कैसी हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी टेट्राहेड्रल। हाँ जी। अब यहाँ क्या होता है देखो, ये जो दोनों टर्म ब्रिजिंग, ये जो हाइड्रोजन है ना, इन्हें बोलते हैं ब्रिजिंग हाइड्रोजन, और ये जो कोने वाले हाइड्रोजन है इन्हें बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। तो इन B2H6 2 बोरोन एटम, 2 बोरोन एटम and 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम। टर्मिनल हाइड्रोजन एटम आर लाई इन वन प्लेन, ठीक है। इसका मतलब एक प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम होते हैं, मैक्सिमम 6 एटम्स आर प्रेजेंट इन वन प्लेन, and 2 bridging hydrogen atom are present out of the plane। ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन, या अपन यूं कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस पूरी कहानी का ध्यान रखना भाई। चारों हाइड्रोजन एटम टर्मिनल वाले, दोनों बोरोन, ये 6 एटम एक प्लेन में होते हैं, तो मैक्सिमम 6 एटम एक प्लेन में है, और दोनों बोरोन एटम जो है वो इस प्लेन के क्या है, जो ब्रिजिंग वाले हैं वो क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। वेरी गुड। हाँ जी। अगर अपन यहाँ और कुछ डिस्कस करने की कोशिश करें,
तो जैसे लेट सपोज ये जो बॉन्ड लेंथ है ये x है और ये जो बॉन्ड लेंथ है ये y है, तो x और y में कौन सी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी? तो ऑब्वियसली यार यहाँ पर ये जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन के साथ में बोरोन ने बॉन्ड बनाया है ये पार्शियल सिंगल बॉन्ड है, यानी यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कम है। बॉन्ड ऑर्डर कम है तो यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसे अगर अपन टर्मिनल बोल दें, इसे अपन अगर ब्रिजिंग बोल दें, तो बॉन्ड लेंथ x की क्या होगी? कम होगी, और y की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। समझ आ रही बात? क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड कभी लेफ्ट में कभी राइट में, कभी लेफ्ट में कभी राइट में, तो ब्रिजिंग वाला हाइड्रोजन और बोरोन के बीच में तो केवल हाफ बॉन्ड ही रह पाएगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। टर्मिनल वाले में परफेक्ट वन बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। सिंपल। यहाँ अगर अपन एक एंगल बोल दें अल्फ़ा, यहाँ अगर अपन एक एंगल बोल दें बीटा, तो ये भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें तो यहाँ और यहाँ मिलाकर ही 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जो टर्मिनल हाइड्रोजन होंगे वहाँ बॉन्ड के टर्मिनल हाइड्रोजन और बोरोन के बीच में परफेक्ट सिंगल बॉन्ड है। परफेक्ट सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज़्यादा होगा। जबकि जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन और बोरोन है वहाँ पर तो 3 सेंटर में तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब अपन एक ऐसा काम कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर कंसिडर कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर कंसिडर कर लेते हैं। ऐसे नीचे वाले 3 सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर कंसिडर कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर कंसिडर कर लेते हैं। तो इस साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी? कम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी तो यहाँ रिपल्शन भी कम होगा, तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा। तो अगर अपन बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कशन करें तो अल्फ़ा जो होगा वो ज़्यादा होगा, बीटा जो होगा वो कम होगा। अल्फ़ा कम होगा, अल्फ़ा ज़्यादा होगा, बीटा कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन B2H6 को कम्प्लीटली डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ B2 एक लास्ट पॉइंट कि B2H6 में ये जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम है ये दोनों बोरोन एटम के बीच में फंसे होते हैं, कंप्रेस्ड होते हैं। ठीक है, तो अब ये इजीली कभी भी वहाँ से सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाते। तो अगर अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करें, लेट सपोज मेरे पास B2H6 है। ठीक है, B2H6, यहाँ अगर मैं इसकी रिएक्शन CH3Cl से करवाऊँ, CH3Cl से करवाऊँ, तो यहाँ पर मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन ही सब्स्टिट्यूट हो पाएंगे, तो 4HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो 4 हाइड्रोजन एटम गए उनकी जगह क्या आ जाएगा? 4CH3 आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, तो B2H2 और ये आ जाएगा CH3 का होल 4। तो केवल ब्रिजिंग टर्मिनल हाइड्रोजन हटकर यहाँ CH3 आएगा, यहाँ CH3 आएगा, चारों टर्मिनल की जगह तो CH3 आ सकता है, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। पर बीच वाला हाइड्रोजन फंसा हुआ है तो वो इजीली बाहर नहीं निकलेगा, तो वो सब्स्टिट्यूट भी नहीं होगा। तो मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन एटम, ठीक है, टर्मिनल वाले कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन एटम हैं वो ही सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, क्लियर है? ओके, बहुत अच्छे। ब्रिजिंग हाइड्रोजन कांट बी सब्स्टिट्यूट, ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम कांट बी सब्स्टिट्यूट। हाँ जी, चलो अब इसमें नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 2,
BH2 होल ट्वाइस BH2। अब ये जो BH2 है ये वेपर फेज में खुद का डाइमर का फॉर्मेशन करता है, डाइमर का फॉर्मेशन। तो क्या बना लेता है, BH2 होल ट्वाइस, और BH2 होल ट्वाइस क्या होता है, B2H4। ठीक है, इस तरह से। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेरिलियम का ऑक्टेट यहाँ इनकम्प्लीट है। तो बेरिलियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये बेरिलियम, ये हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन, सेकेंड बेरिलियम, ये एक हाइड्रोजन और ये सेकेंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पर अगेन बेरिलियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, पर देने के लिए लोन पेयर किसी के पास नहीं है। तो यहाँ पर भी वही ऊपर वाला जुगाड़ वाला मैकेनिज्म चलेगा कि ये BH बॉन्ड कभी इनके बीच है तो कभी इनके बीच है, ये वाला BH बॉन्ड कभी इनके बीच है तो कभी इनके बीच है। तो ये कौन सा है, ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन है। तो ये अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन। अब कैसे भी करके बोरोन ने पार्शियली सही, लेकिन 3 सिग्मा तो बना रखे हैं। अब 3 सिग्मा है तो ये क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब sp2 में तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहां पर क्या है, ऑल 6 एटम आर लाई इन सेम प्लेन। जितने भी 6 एटम है वो सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। किस में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ओके, बाकी सारी कहानी वही हो जाएगी। ये बीच में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, एक ये रहा यहाँ पर, एक ये रहा सेकंड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर, 2। जो टर्मिनल वाले हैं वो तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये कितने हैं यहाँ पर, 2। ठीक है, तो ये था इसका सेकंड एग्जांपल। अब BeH2 में ही एक बात और है कि BeH2 जब सॉलिड फेज में होगा, तो क्या फॉर्म करेगा, ये खुद का पॉलीमर फॉर्म करेगा, पॉलीमर। ये आ जाएगा BeH2 होल N, ये आ जाएगा BeH2 होल N। ठीक है, ये पॉलीमर बन गया। अब अपन इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो BeHH, दिस इज BeHH, BeH और H। ठीक है, अब यहाँ ये BH बॉन्ड जो है, देखो यहाँ बेरिलियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो यहाँ अगेन वही जुगाड़ वाला मैकेनिज्म चलेगा, वही 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेंगे। ये बॉन्ड कभी इनके साथ है तो कभी इसके साथ है, ये वाला बॉन्ड कभी यहाँ है तो कभी यहाँ आगे वाले के साथ है, ये वाला हाइड्रोजन BH बॉन्ड कभी यहाँ है तो कभी आगे वाले के साथ है, ये वाला नीचे वाला बॉन्ड कभी इसके साथ है तो कभी पीछे वाले के साथ है, ये नीचे वाला BH बॉन्ड कभी इसके साथ है तो कभी इसके साथ है, ये BH बॉन्ड कभी इसके साथ है तो कभी इसके साथ है। इस तरह इसका पॉलीमर बनता जाएगा। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। ओके, अब अगेन यहाँ इलेक्ट्रॉन तो है नहीं ना किसी के पास देने के लिए, तो दिस कंपाउंड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट।
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है तो क्या होगा ये, इलेक्ट्रोफाइल। हाइब्रिडाइजेशन अगर अपन कंसिडर करें तो बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसने पार्शियली से ही 4 सिग्मा बना तो रखे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। तो बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों, इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। क्या होगी इसकी ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, परफेक्ट। अगेन यहाँ पर भी बहुत, यहाँ तो ऑलमोस्ट सारे ही बॉन्ड क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो ये पहला तो हुआ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, फर्स्ट हुआ अपन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब सेकंड डिस्कस करते हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सेकंड आता है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जैसे ठीक है, अब ये बनता कैसे है, ये बनता है बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसका फर्स्ट एग्जांपल है जैसे AlCl3 होल ट्वाइस। AlCl3 में एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है डाइमर का फॉर्मेशन करके। तो ये आ जाएगा Al2Cl6। अब Al2Cl6 में क्या होगा, इधर एल्यूमिनियम, इधर एल्यूमिनियम, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, क्लोरीन। अब यहाँ क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर, और एल्यूमिनियम के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। क्लोरीन के पास लोन पेयर, एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये क्लोरीन खुद के साथ में खुद के एल्यूमिनियम को तो नहीं डोनेट कर पाएगा, क्योंकि फिर दो सेकेंड बॉन्ड बन जाएगा, और सेकेंड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दोनों एटम थर्ड पीरियड के हों तो वो पाई बॉन्ड सही नहीं होता है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही पुअर होती है। तो ये वाला क्लोरीन क्या करेगा, बगल वाले एल्यूमिनियम को डोनेट कर देगा, और बगल वाला एल्यूमिनियम इधर वाले को एल्यूमिनियम को लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, हाँ जी। तो इस तरह से अब अगर इस एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इसका sp3 हो जाएगा। तो अब एल्यूमिनियम ने लोन पेयर गेन कर लिया, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कंप्लीट ऑक्टेट, नॉट लुईस एसिड, नॉट लुईस एसिड। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन sp3, एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। अगर आप इस बॉन्ड को कंसिडर करो तो अब इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में दो बॉन्ड है, परफेक्ट, 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में भी मतलब यहाँ भी सेंटर कितने हैं, 2 एल्यूमिनियम में क्लोरीन, 2 एल्यूमिनियम में क्लोरीन, और बॉन्ड कितने हैं, 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाएंगे बीच वाले। ऐसे बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 2। अरे 2 इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड से आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से आ जाएंगे, और 3 सेंटर दिख ही रहे हैं, 2 एल्यूमिनियम में क्लोरीन। सिमिलरली नीचे भी आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, और 3 सेंटर आ जाएंगे। अब बगल वाले क्या आ जाएंगे, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन,
जो टर्मिनल क्लोरीन है वो तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे एल्यूमिनियम के साथ, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और इस तरह के बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर? 4 हैं। सिंपल। हाँ जी। इसी में अगर सेकंड एग्जांपल डिस्कस करें, इसी में अगर सेकंड एग्जांपल डिस्कस करें तो ये आ जाएगा BeCl2। अब BeCl2 वही BeH2 की तरह है। अगर वेपर फेज प्रेजेंट है, वेपर फेज में तो क्या बनाता है खुद का? डाइमर बनाता है। ये आ जाएगा BeCl2 होल ट्वाइस, जो क्या होता है Be2Cl4। यहाँ आ जाएगा बेरिलियम, ये बेरिलियम, ये फर्स्ट वाले BeCl2 का क्लोरीन क्लोरीन, ये सेकंड वाले का क्लोरीन क्लोरीन। अब यहाँ इसके पास लोन पेयर है, बेरिलियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा और ये क्लोरीन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। अगेन वही 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आ जाएगा। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाएगा। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हो जाएंगे? ये भी 2 हो जाएंगे। यहाँ पर यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 बेरिलियम का, तो ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। सिंपल। अगर मान लो थर्ड एग्जांपल यही इसी का अगर अगला पार्ट डिस्कस करें, BeCl2 सॉलिड फेज के अंदर, सॉलिड फेज के अंदर क्या करेंगे? खुद का पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये बनेगा BeCl2 होल N, BeCl2 होल N। ठीक है, इसका मतलब अब इसका स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे तो अपन देखते हैं। अभी जैसा ऊपर बना था वैसा इसका स्ट्रक्चर बनेगा। बेरिलियम, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, अब ये ऊपर वाला क्लोरीन अपना लोन पेयर आगे वाले बेरिलियम को डोनेट कर देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा आगे वाले बेरिलियम के साथ। नीचे वाला क्लोरीन पीछे वाले बेरिलियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा लोन पेयर डोनेट करके, लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा इस तरह से। और इसकी n यूनिट्स इस तरह से कंबाइन हो जाएंगी, ये चलता जाएगा आपस में। तो यहाँ बेरिलियम ने 4 बॉन्ड बनाए। ठीक है, तो यहाँ बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3, sp3 बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन sp3 और टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी होंगे, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे बीच में बहुत सारे। यहाँ बेरिलियम का ऑक्टेट कैसा है? कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट। तो इस तरह ये सॉलिड फेज में खुद का पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लेता है। आगे बात समझ में आपको? चले, अब एक कहानी है कि कब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा, कब 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा। अगर जो डोनेटिंग एटम है, अगर जो ब्रिजिंग एटम है उसके पास में लोन पेयर है, कंक्लूजन, if bridging atom having lone pair bridging atom having lone pair, then due to coordinate bond
3 center 4 electron bond will form. And if brazing atom does not having lone pair, then 3 center 2 electron bond or banana bond will form. Banana bond forms. ठीक है, इस तरह से। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, चलो एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं। ये जो ICl3 होता है, ICl3 ये सॉलिड या लिक्विड फेज के अंदर, मैं मर भी जावा अरे वाह भाई, तुझको। हाँ जी बच्चों, तो अपन ICl3 के बारे में डिस्कशन करते हैं। ICl3 जो है ये भी खुद का डाइमर फॉर्मेशन करता है सॉलिड या लिक्विड फेज के अंदर। तो जब ये डाइमर का फॉर्मेशन करेगा तो ये बनेगा ICl3 होल ट्वाइस, और ICl3 होल ट्वाइस क्या हो जाएगा, I2Cl6। तो इस तरह खुद का डाइमर बनाता है। अब ये खुद का डाइमर क्यों बनाता है, तो वो चेक करते हैं। क्योंकि इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए तो ऑब्वियसली ये डाइमर का फॉर्मेशन नहीं कर रहा होगा। सिंपल अगर मैं इधर ICl3 के बारे में बात करूं, तो ICl3 में क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, तो sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो लोन पेयर कहाँ आएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन में। अभी कुछ बातें हैं जो थोड़ी बहुत आपको केमिकल बॉन्डिंग से पता होनी चाहिए। ये Cl यहाँ लोन पेयर के बीच का बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, तो दोनों ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये तो बात हुई ICl3 के बारे में। अब बात करते हैं ये अपना डाइमर बनाता क्यों है। क्योंकि डाइमर बनाएगा, अब यहाँ क्लोरीन पे क्या है, लोन पेयर। तो ये क्लोरीन अपना लोन पेयर आयोडीन के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा, और ये क्लोरीन अपना लोन पेयर आयोडीन के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा। आयोडीन का ऑक्टेट कंप्लीट है। सर इसके बाद भी ये लोन पेयर क्यों ले रहा है, क्योंकि बेटा इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट हो फिर भी वो लोन पेयर ले रहा है, तो फिर लोन पेयर लेने की दो ही कंडीशन हो सकती है। ये एक तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, पार्शियल या कंप्लीट पॉजिटिव, और एक इस पर वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। वो दोनों हैं आयोडीन के पास। तो अब जो होगा, ये आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 में से 3 ने बॉन्ड बना लिए, ठीक है। बाकी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो वो क्या बनेगा, वो लोन पेयर बनेगा। ये पहले वाला आयोडीन का लोन पेयर, ये दूसरे वाला आयोडीन के लोन पेयर। अब यहाँ दोनों लोन पेयर में बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री। और अगर इनमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री लोन पेयर में बॉन्ड एंगल LP बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। LP बॉन्ड एंगल ये कितना है, 120 डिग्री। यहाँ लोन पेयर बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन कौन करता है, लोन पेयर ही तो रिपल्शन सबसे ज़्यादा करता है। अब अगर वो लोन पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर चले जाएं, तो उनमें रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से LP रिपल्शन को डिक्रीज करने के लिए ICl3 क्या करता है, डाइमराइजेशन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयोडीन in I2Cl6 sp3d2 4 सिग्मा 2 लोन पेयर। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी।
ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी, स्क्वायर बाई पिरामिड, स्क्वायर बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल जिसे ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। और इसकी शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ये बैक बॉन्डिंग करता क्यों है, टू रिड्यूस एलपी एलपी रिपल्शन, टू रिड्यूस एलपी एलपी रिपल्शन, ICl3 form its dimer, ICl3 form its dimer। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है बच्चों। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन है कि AlF3 does not form dimer, why। ठीक है, अब AlF3 जो होता है ना, AlF3 ये क्या होता है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। AlF3 क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है। आयोनिक कंपाउंड अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, एल्यूमिनियम +3 और 3F माइनस। अब दोनों का कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, 2,8 आ जाएगा, ये 2,8 आ जाएगा। वैसे वो 2,8,3 होता है एल्यूमिनियम, पर +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चला गया। और फ्लोरीन होता है 2,7, पर माइनस के कारण वो भी 2,8 हो गया। अब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो अब ये और इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। तो आयनिक नेचर की वजह से AlF3 डाइमर का फॉर्मेशन नहीं करता है। जबकि AlCl3 कैसा होता है, कोवलेंट होता है। तो AlCl3 कोवलेंट होता है, एल्यूमिनियम क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अब यहाँ इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इस दैट्स वाई ये क्या करता है, ये ब्रिज बॉन्डिंग परफॉर्म करता है या डाइमराइजेशन परफॉर्म करता है। हाँ जी, इसी में एक क्वेश्चन और है। ये कैसा होता है, कोवलेंट। ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट फॉर्म्स डाइमर। ठीक है, फॉर्म्स डाइमर। चलो, इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, BF3 BCl3 BBr3 and Bi3 does not form their dimer। ये खुद का डाइमर नहीं बनाते, वाई। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इन BF3 ड्यू टू effective back bonding, due to effective back bonding, its octet completes and hence it does not form dimer।
ये तो बात हुई BF3 के बारे में, ठीक है। बट इन BCl3, BBr3, BI3, when dimer form, then due to bigger size, of क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बोले तो सराउंडिंग एटम्स, more repulsion occurs, and hence their dimer are unstable. ठीक है। हाँ जी, तो इसलिए जब इनका मान लो मैं BCl3 का डाइमर बनाता हूँ, तो BCl3 ने अगर खुद का डाइमर बनाया, ये Cl, ऐसे ये बोरोन, ये Cl और ये Cl, ये दो BCl3 है, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। अब बोरोन का साइज़ कैसा होता है? छोटा होता है। तो इस छोटे साइज़ पर इन एटम्स के बीच में क्या होता है? इनमें रिपल्शन अच्छा खासा होता है। जबकि अगर बोरोन की जगह एल्यूमिनियम हो जाता तो एल्यूमिनियम का खुद का साइज़ बल्कि होता है। अब उस बल्कि साइज़ पर अगर कोई दो ग्रुप लगे हुए हैं तो वो थोड़े दूर हो जाते हैं। अगर एल्यूमिनियम पर, बोरोन का साइज़ कैसा है? छोटा। छोटे साइज़ पर बल्कि एटम पास पास रहेंगे तो उनमें रिपल्शन ज़्यादा रहेगा। एल्यूमिनियम में वही जो क्लोरीन एटम है वो थोड़े दूर दूर रहते हैं तो रिपल्शन कम रहता है। तो AlCl3 तो खुद का डाइमर बना लेता है एल्यूमिनियम के बड़े साइज़ की वजह से, लेकिन BCl3, BBr3, BI3 अपना डाइमर फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। बहुत ही सिंपल। चलो, तो ये अपना डाइमराइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब अपन इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। दैट नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोलाइसिस। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, ठीक है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। हाँ जी, अब इसके हाइड्रोलाइसिस में समझें। रिएक्शन ऑफ वाटर with covalent compound. Reaction of water with covalent compound is known as hydrolysis, while ionic compound or ions showing hydration। आयनिक कंपाउंड या आयंस का तो क्या होता है बच्चों? हाइड्रेशन होता है, ठीक है। जैसे NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, तो Na प्लस के चारों तरफ ये H2O, मैं दो ही H2O बना रहा हूँ, इस तरह बहुत सारे H2O हो सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है? Na प्लस के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल आकर जुड़ते जाएंगे, ठीक है।
तो इसे बोलते हैं अपन हाइड्रेशन। तो ये हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन होता है एडिशन ऑफ H2O molecules around ions। ठीक है, हाँ जी, तो ये हाइड्रेशन हो जाता है इस तरह से। अपन बात कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस की। तो हाइड्रोलाइसिस जो होता है वो तो कोवलेंट कंपाउंड की वाटर से रिएक्शन होती है। इसका मतलब हाइड्रोलाइसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवलेंट कैरेक्टर के। जैसे जैसे कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे वैसे वैसे हाइड्रोलाइसिस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो होता क्या है हाइड्रोलाइसिस? जैसे मान लो लेट सपोज मेरे पास BCl3 है। अब BCl3 का अगर हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है? सॉल्ट का कैटायन वाटर के एनायन से कंबाइन होता है और सॉल्ट का एनायन वाटर के कैटायन से कंबाइन होता है। तो ये B पर आ जाएगा +3 और Cl पे आएगा -1, H पे +1, OH पे -1। अब यहाँ 3 अपन यूज़ कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 3Cl- तो H+ से कंबाइन हो जाएगा तो आ जाएगा 3HCl+। ये आ जाएगा BOH का होल थ्राइस। BOH का होल थ्राइस क्या होता है? H3BO3। BOH का होल थ्राइस और H3BO3। ठीक है, इस तरह से ये इनका फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। अब ये होता कैसे, तो अपन इसका थोड़ा मैकेनिज्म देखते हैं। बच्चों थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्वेश्चन तो अपन डायरेक्ट करेंगे अपन हमेशा। तो ये मेरे पास BCl3 है, बोरोन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। यहाँ मेरे पास H2O है, HOH। यहाँ बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये अब ऑक्सीजन से लोन पेयर लेने की कोशिश करता है। वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच है, और यहाँ बोरोन BCl3 में बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड में के वैकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा? ये बोरोन, ये क्लोरीन 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 और ये आ जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया। ठीक है, तो क्या बनेगा? यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। पर कोऑर्डिनेट को जब कोवलेंट में कन्वर्ट करते हैं तो डोनर पे क्या आता है? पॉजिटिव, और एक्सेप्टर पे क्या आता है? नेगेटिव। ठीक है, अब एक्सेप्टर पे नेगेटिव आता है तो क्या होगा? यहाँ से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचकर उसे H+ बना के बाहर निकाल देगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? ऑक्सीजन के पास। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन के पास चले गए तो ऑक्सीजन तो हो गया न्यूट्रल, क्योंकि ऑक्सीजन पर जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे और पहले से क्या है उस पर प्लस, तो इलेक्ट्रॉन आने से जो नेगेटिव चार्ज आया पहले से प्रेजेंट पॉजिटिव के साथ मिलके क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो यहाँ से तो H+ बाहर चला जाएगा और यहाँ क्या है? Cl की En ज़्यादा है और नेगेटिव चार्ज किस पर है? बोरोन पर। तो Cl क्या करेगा? Cl इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेकर बाहर चला जाएगा। तो एक Cl बाहर चला गया और एक Cl- बाहर चला गया और H+ बाहर चला गया। तो Cl- क्या है? यहाँ पर एक लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप।
तो जैसे ही उधर वाटर ने अटैक किया, इधर वाटर अटैक करेगा, इधर Cl बाहर निकल जाएगा। वाटर अटैक करेगा, Cl बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, यहाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन। बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है बोरोन की? यह आ जाएगा sp3। ठीक है, इधर से धीरे धीरे वाटर अटैक कर रहा होता है, धीरे धीरे Cl बाहर निकल रहा होता है। ये होता है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा अगर पार्शियल बॉन्ड बना दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। ये धीरे धीरे इस पर अटैक कर रहा है, ये धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकल रहा है। ये है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो ऑर्गेनिक की लैंग्वेज में इसे ही एसेंटो मैकेनिज्म बोलते हैं। अब यहाँ से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर विड्रॉ कर लेगा, तो वहाँ से H+ रिलीज हो जाएगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप Cl बाहर निकल जाएगा। तो HCl बाहर निकल गया, तो बचा क्या अब इसके पास? B, इधर OH बचा, इधर Cl बचा, इधर Cl बचा। अब यहाँ मेरे पास जैसे एक Cl रिप्लेस होके एक OH आ गया। अगेन सेम प्रोसेस 2 बार और होगा, 2 बार और होगा, तो यहाँ पर 2HOH और यूज आएंगे, 2HOH यूज आएंगे, तो 2HCl बाहर निकल जाएगा और उन Cl की जगह क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। तो BOH OH OH। तो इस तरह अपने पास में फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हाँ जी। तो इसका मतलब हाइड्रोलाइसिस in general occurs via SN2 mechanism। जनरली यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, उसके थ्रू हाइड्रोलाइसिस होता है। अब जिसको नहीं पता SN2 मैकेनिज्म, अगर इसने ऑर्गेनिक पढ़ रखी है तो उसको SN2 मैकेनिज्म समझ आ गया, और जिसने नहीं पढ़ रखी है तो जब पढ़ोगे तब समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं नोट अभी करवा दे रहा हूँ। ये आप कहाँ पढ़ोगे? इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करोगे। चलो, तो ये इसका पूरा मैकेनिज्म है। इसके बाद में जैसे मान लो, लेट सपोज एक एग्जांपल है मेरे पास, NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4। अब इसमें मुझे आप एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलाइसिस के अमाउंट, हाइड्रोलाइसिस की इंक्रीजिंग टेंडेंसी के ऑर्डर में बताओ। तो आप हाइड्रोलाइसिस जो होता है वो तो कोवेलेंट कंपाउंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब तो कोवेलेंट कैरेक्टर पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ मैं NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4, यहाँ Na पर +1 है, Mg पे +2 है, Al पे +3 है और Si पे +4 है। मुझे कोवेलेंट कैरेक्टर देखना है। तो एज पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, फजान रूल याद है आपको? कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं इधर लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू फजान, for covalent character A, small cation B, large anion, और C, हाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। कैसा भी चार्ज हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हाई होना चाहिए।
तो इधर से इधर क्या हो रहा है, कैटायनिक चार्ज इंक्रीजेज, कैटायनिक चार्ज इंक्रीजेज, कोवलेंट कैरेक्टर increases, extent of hydrolysis, extent of hydrolysis increases, हाइड्रोलाइसिस का एक्सटेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर अपन बात करें LiCl, BeCl2, AlCl3 और CCl4, सॉरी AlCl3 नहीं, BCl3। अगर यहां बात करें BCl3 CCl4, अगेन इधर लेफ्ट टू राइट जाने पर हो क्या रहा है, यहाँ Li प्लस Be+2, बोरोन +3, कार्बन +4, कैटायनिक चार्ज इंक्रीजेज। बच्चों कैटायनिक चार्ज इंक्रीज होगा तो फजान के अकॉर्डिंग याद करो, फजान क्या कहता है, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन किसी का भी हाई चार्ज, तो अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर इसका कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हुआ तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट ठीक है, इसमें CCl4 क्या है, एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन, अभी बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो जैसे अगर मैं एग्जांपल डिस्कस करूं, LiCl का हाइड्रोलाइसिस कराऊं, तो हाइड्रोलाइसिस बिल्कुल सिंपल है, सॉल्ट का कैटायन एनायन, पानी का कैटायन एनायन, तो सॉल्ट का एनायन वाटर के कैटायन से, सॉल्ट का कैटायन वाटर के एनायन से कंबाइन कर दो, ये इसका हाइड्रोलाइसिस हो गया LiOH प्लस HCl। जैसे बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं अपन, लेट सपोज BeCl2 है, BeCl2 है तो ये HOH। बस अब एक बात का ध्यान रखना, जब हाइड्रोलाइसिस, मैंने मैकेनिज्म ऐसे थोड़ी समझाया था, मैकेनिज्म समझाने के लिए, मैकेनिज्म इसलिए समझाया था क्योंकि यहाँ मैकेनिज्म में देखो क्या समझ में आ रहा है कि वाटर जब रिएक्शन करता है सॉल्ट के साथ में, तो वाटर खुद का लोन पेयर सॉल्ट के वैकेंट ऑर्बिटल को प्रोवाइड कर रहा था, तो इसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। इन्हीं वैकेंट ऑर्बिटल में वाटर अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। अब अगर किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, अगर किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो वाटर अपना लोन पेयर कैसे डोनेट कर पाए भाई, इजीली डोनेट ही नहीं कर पाएगा। समझ आई बात आपके? ओके, तो इसीलिए तो यही रीज़न है कि CCl4 का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। अभी अपन समझेंगे, देखो CCl4 के बारे में। यहाँ बेरिलियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तो बिल्कुल अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्ट का कैटायन वाटर के एनायन से, सॉल्ट का एनायन वाटर के कैटायन से, तो ये आ जाएगा H+O- B+2 और Cl-, तो आ जाएगा 2HCl प्लस BeOH का क्या आ जाएगा, होल ट्वाइस। थर्ड BCl3 समझ ही चुके हैं अपन, जैसे SiCl4 है, इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो सिलिकॉन तो थर्ड पीरियड का है, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो वाटर इजीली डोनेट कर पाएगा। तो अब कुछ भी नहीं करना, Si+4 Cl-1, H पर प्लस और OH पे माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 4HCl, और क्या बन जाएगा, SiOH का होल 4, और क्या बोल सकते हो इसे, H4
SiO4 H4SiO4। ठीक है, सिंपल बात कर सकते हैं। इसी तरह से AlCl3 के बारे में बातें कर सकते हो। अब इनमें मैं क्या समझाऊं यार। AlCl3 भी सिमिलरली हो जाएगा, तो ये H प्लस और OH माइनस, ये Al पे +3 और Cl पे माइनस। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, AlOH का होल थ्राइस। आप ये जरूर देख लेना कि जिसको भी डोनेट कर रहा है वोटर अपना लोन पेयर, जिसको भी डोनेट कर रहा है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल जरूर होना चाहिए। तो AlCl3 में एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वोटर अपना लोन पेयर आसानी से एल्यूमिनियम को डोनेट कर देगा। और यहाँ क्या फॉर्मेशन हो जाएगा बगल में, 3HCl। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है, वाई हाइड्रोलाइसिस of CCl4 and SF6 does not occur easily। इनका हाइड्रोलाइसिस क्यों नहीं होता है भाई, आसानी से क्यों नहीं हो पाता? तो चेक करते हैं। कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, अब यहाँ जब वाटर इसके साथ में हाइड्रोलाइसिस शो करेगा तो वाटर अपना लोन पे डोनेट करेगा कार्बन को। हो, ये तो प्रॉब्लम हो गई। वाटर H2O can't donate its lone pair to carbon atom due to absence of vacant orbital। Hence into vacant orbital। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है इसके पास, तो डोनेट कैसे करेगा? अब अपन क्या कोशिश करते हैं, देखो कार्बन और क्लोरीन में, क्लोरीन पे क्या आएगा, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव। और कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, डेल पॉजिटिव। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो डोनेट करे तो करे कैसे वोटर अपना लोन पेयर? अब ये क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन क्लोरीन को भी डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्लोरीन के पास क्या नहीं है, क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल तो है पर क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है। तो वाटर का आने वाला लोन पेयर क्लोरीन के नेगेटिव चार्ज यानी लोन पेयर यानी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या होगा, रिपेल होगा, रिपेल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर भी लोन पेयर है यानी इलेक्ट्रॉन रिच, ये Cl माइनस पे अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन। ठीक है, तो यहाँ पर भी डोनेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, in CCl4 H2O can't donate its lone pair in vacant orbital of chlorine। ठीक है, ड्यू टू पार्शियल नेगेटिव चार्ज
on chlorine due to partial negative charge on chlorine lone pair of H2O feels repulsion. Hence, hydrolysis of CCl4 is not पॉसिबल. सिंपल है. तो ये क्यों नहीं डोनेट कर पा रहा? यहाँ तो क्या होगा, रिपल्शन, इसलिए डोनेट नहीं हो रहा. ठीक है. और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल तो इसलिए डोनेट नहीं कर पा रहा, और यहाँ रिपल्शन हो रहा है इसलिए डोनेट नहीं हो पा रहा. तो फाइनली वो डोनेट कर ही नहीं पाएगा. अब बात करते हैं SF6 की. इन SF6 सल्फर, फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन और फ्लोरीन. अब यहां मेरे पास क्या है, H2O. यहां मेरे पास क्या है, H2O. ठीक है. तो अब ये H2O अपना लोन पेयर, देखो सल्फर पे क्या है, डेल पॉजिटिव चार्ज भी है, और सल्फर थर्ड पीरियड का है तो इस पर वैकेंट ऑर्बिटल भी है. तो ये अपना लोन पेयर क्या करना चाहता है, इसको डोनेट करना चाहता है. पर चारों तरफ 6 फ्लोरीन एटम होने से यहाँ हिंड्रेंस या क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है. और ये क्राउडिंग इतनी ज़्यादा है कि ये H2O का लोन पेयर जैसे ही सल्फर को डोनेट करने आता है, ये फ्लोरीन के लोन पेयर क्या करते हैं, इस H2O के लोन पेयर को रिपेल करते हैं, रिपेल. तो यहाँ हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये इस पर अटैक, इसको ढूंढ ही नहीं पाता सल्फर को, तो सल्फर पे अटैक हो ही नहीं पाता. तो इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू हाई हिंड्रेंस, हाई स्टेरिक हिंड्रेंस of 6 fluorine atom H2O can't donate its lone pair in vacant orbital of sulfur. Hence, hydrolysis of SF6 not occurs easily. ठीक है. तो ये इसको अप्रोच नहीं कर पाएगा क्योंकि हिंड्रेंस, ये भीड़ भाड़ होगी फ्लोरीन के कारण, तो अंदर तक जा ही नहीं पाएगा. तो ये कुल मिला के बातें हैं कि इन दोनों का हाइड्रोलाइसिस क्यों नहीं होता है. हाँ जी.